तो आज से 25 साल पहले ये इंडिया की पहली टेलीवाइज्ड वॉर थी। 6 सोल्जर्स जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया भी होते हैं, उनकी म्यूटिलेटेड बॉडीज मिलती हैं। क्या हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता होती तो बोफर्स का हम लोग बहुत ही सटीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। वो 45 केजी का होता है और जब वो एक्सप्लोड करता है तो वो 600 यार्ड्स होता है, उसमें वो किसी को भी पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर देता है। स्प्रिंटर्स दो वीर योद्धाओं की सर ने बात की है, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड कैप्टन मनोज पांडे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो था टाइगर हिल की जो है ना सबसे ब्रूटल बैटल हुई। आयो ने पूछा कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस। यस, आई वांट टू अर्न द परमवीर चक्र। फिर फाइनली 26 जुलाई को सारी पोस्ट हमने इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर ली। और जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिफेंस अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन के बारे में, जो है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, और इस दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हम सभी के लिए। ये वो दिन है जिस दिन हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देके हमारे जो कारगिल है, जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करने की काफ़ी कोशिश की, उसको अपनी तरफ खींचा और अल्टीमेटली अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज हम लोग सुकून की एक ज़िंदगी जीते हैं बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ दीज सोल्जर्स। तो हम लोग इस कारगिल विजय दिवस के बारे में प्रॉपर तरीके से समझेंगे किन किन युवाओं का, जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा सर और भी बहुत सारे, जिन्होंने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया हमारे देश की सुरक्षा के लिए। और इसको क्रोनोलॉजी के साथ समझेंगे। और हमारे साथ में जीवेश सर हैं, जो हमें इस दिन के बारे में, इस दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में जो है प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो जीवेश सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो अब कारगिल विजय दिवस हम 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाएंगे। तो आज से 25 साल पहले ये इंडिया की पहली टेलीवाइज्ड वॉर थी। जहाँ तक जो यंग एस्पायरेंट है, जो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही रोल मॉडल है ये वॉर, क्योंकि इसमें जो हीरोज निकल के आए, जैसे आपने बताया कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन अनुज नायर, आखिर इनकी ब्रेवरी, इनकी गैलेंट्री, इनका शौर्य क्या है, तो ये आज अब मैं आपको बताता हूँ। कारगिल वॉर की जो स्टार्टिंग है, थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जाए तो 5 February 1999, ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे हमारे उस समय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो फ्रेंडशिप की एक बस लेके लाहौर जाते हैं। लेकिन बैक हैंड चैनल पे क्या होता है कि जो मुशर्रफ है, परवेज़ मुशर्रफ, जो उस समय पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे, वो एक ऑपरेशन बदर को शुरू करता है। ये ऑपरेशन बदर जो पाकिस्तानी आर्मी का था, कि जो कारगिल और द्रास रीजन और बटालिक, और वैसे आपको मैं बता दूं, जो कारगिल का रीजन है वो आपका कश्मीर में नहीं पड़ता, वो लद्दाख रीजन में पड़ता है। तो उसकी जो विंटर्स में इंडियन आर्मी पोस्ट वैकेंट कर देती थी, उनको वो ऑक्यूपाई कर देते हैं ऑपरेशन बदर के अंदर। उनका मेन मोटिव ये था कि इन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके होल्ड करें, और वहाँ से हमारा जो नेशनल हाईवे 1 अल्फ़ा जाता है, उसको क्या करें, उसको डिस्टर्ब करें, जिससे हमारी जो लॉजिस्टिक्स है, हमारी सप्लाई है, वो सियाचिन ग्लेशियर तक ना पहुँचे और सियाचिन ग्लेशियर एक तरह से कट हो जाए। तो ये एक प्लान था उनका। पाकिस्तान आर्मी का जो असेसमेंट था कि ये जो वॉर रहेगी, ये केवल उसी रीजन में रहेगी, इंडियन आर्मी हाइट्स की वजह से इसको कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो टोटल ब्लंडर था उनकी तरफ से प्लानिंग का। लेकिन उनका जो क्या कहते हैं कि जो सरप्राइज़ था, वो इंडियन आर्मी के लिए बहुत डिज़ास्टरस रहा। शुरुआत में कारगिल वॉर में हमारे को बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इसकी जो शुरुआत होती है 5 मई 1999 को होती है, जब 4 जाट राइफल, आई थिंक, इसके एक प्लाटून जाती है, कैप्टन सौरभ कालिया जो हिमाचल प्रदेश से थे, उनको एम्बुश कर लिया जाता है और वो प्लाटून के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर आई थिंक 10 जून को 6 सोल्जर्स जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया भी होते हैं, उनकी म्यूटिलेटेड बॉडीज़ मिलती हैं। खैर, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी एयर रिकॉनेसेंस से पता ये लग गया था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, उसने इंडिया की जो पोस्ट है उनको ऑक्यूपाई कर रखा है। इवन हमारा जो सर्दियों में हम राशन छोड़ के आते थे अपने बंकर्स में, उन्हीं को यूटिलाइज करके हमें पे ही वो अटैक कर रहे थे। अब सॉरी टू इंटरप्ट, बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, वो जो पोस्ट थी दैट वाज ऑब्वियसली हमारी पोस्ट थी, उसको वेदर कंडीशन की वजह से पाकिस्तान, हम तो वहाँ पे मतलब कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ देते बिकॉज वो इनहेबिटेबल जगह बन जाती है। लेकिन पाकिस्तानियों ने उसी
टाइम का इस्तेमाल करके, उसी समय का, कि अभी ये खाली कर चुके हैं पोस्ट इंडियन सोल्जर्स, तो हम यहाँ पे ऑक्यूपाई करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कारगिल के जो अगर हम देखें तो एवरेज एलिवेशन जो है वो 7,000 फीट है, और द्रास जो है वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, और विंटर्स में वहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री तक हो जाता है, तो वो बहुत ही इनहेबिटेबल हो जाता है। yes. तो जो ऑपरेशन बदर की शुरुआत हुई वो अप्रैल के मंथ में शुरू हुई, जब स्नो हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो और क्या कहते हैं, जून में भी वहाँ पे -10 या -15 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और ग्रेडियंट देखें, एलिवेशन देखें तो वो 80 डिग्री, कहीं कहीं पे 75 डिग्री होता है। और इस पर अगर हमें लड़ाई करनी है, तो अगर दुश्मन हाइट पे बैठा हो तो ऑब्वियसली जो नीचे से अटैक कर रहा होगा उसके लिए क्या कहता है, बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाते हैं। yes. तो बैटल की शुरुआत होती है 5 मई को, आपका इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय लॉन्च करती है। ऑपरेशन कारगिल वॉर हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन ऑपरेशन विजय है, है। क्योंकि ये एक लिमिटेड एरिया तक था, और इसमें मेरे ख्याल से 1.80,000 यानी 1,80,000 से 2 लाख जो सोल्जर्स थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो 5 मई से ये शुरू होता है। पहले जो इंडियन आर्मी को रिपोर्ट्स मिली, उन्हें लगा कि ये इंट्रूडर्स हैं, मुजाहिद हैं जो हाइट्स पे बैठे हुए हैं, तो उनको उसी तरीके से उन्होंने काउंटर करने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ पर गार्ड कर रहे थे पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, वो रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने काफ़ी हिट बैक करा, और हमें जो स्टार्टिंग में ना काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, और ये कैजुअलिटीज़ होती चली गई। फिर 6 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स भी कारगिल ऑपरेशन का पार्ट बनती है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहते हैं, पहले लॉन्च करा, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इन्फॉर्मेशन थी इंडिया के पास कि ये मुजाहिद हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और एक MiG-27 और एक MiG-21 क्रैश हुआ, क्योंकि उनके पास, पाकिस्तान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के पास आपका स्ट्रिंगर मिसाइल थी जो US मेड थी, जो उससे वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होती है, तो उससे उन्होंने हमारे ये कैजुअलिटी करी। तो इंडियन एयरफोर्स ने उसके बाद फिर रिकॉर्डिनेंसी करी, उसके बाद फर्दर ऑपरेशन में नहीं गई। अब इस तरीके से पहले कैजुअलिटी होती गई, लेकिन जो गेम चेंजर था वो था बोफोर्स गन का यूज़। बोफोर्स गन्स जो थी, वैसे तो इनको हम आर्टिलरी को इनडायरेक्ट फायरिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन बोफोर्स गन्स को हमने यहाँ पहली बार डायरेक्ट फायरिंग में यूज़ किया, और बोफोर्स की वजह से ही 13 जून 1999 को हमें कारगिल की पहली विक्ट्री मिली, जो बैटल ऑफ तोलोलिंग है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बैटल ऑफ तोलोलिंग, क्योंकि इसमें सेकंड राजपुताना राइफल्स या सेकंड राजरिफ ने इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करा था। आपने सुना भी होगा कैप्टन विजयन थापर, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, इन्होंने इसमें रोल प्ले करा था, और काफ़ी बलिदानों के बाद फिर हमने 13 जून 1999 को बैटल ऑफ तोलोलिंग को कैप्चर करा था। राइट। तो बिफोर कमिंग टू बैटल ऑफ तोलोलिंग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ये दो चीज़ें इसमें, दैट इज़ कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें GPS या लोकेशन का प्रॉपर हमें आइडिया होता कि वेयर दोज सोल्जर्स दे आर लोकेटिंग देमसेल्फ, और कहाँ पे वो अपने आप को छुपा रहे हैं, या हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता होती, तो बोफर्स का हम लोग बहुत ही सटीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं, आज भी जो हथियार है वो US मेड हैं, US सप्लाइड हैं, राइट। तो पाकिस्तान की मदद उस समय US ने की आराम से, और US हमारा भी क्लोज अलाय बन रहा था, उस तरफ जा रहे थे हम लोग, लेकिन उस समय तो हमारी मदद US ने नहीं की थी। उस समय US ने हमारी मदद नहीं करी, इवन उन्होंने अपना GPS हमें नहीं दिया। अगर हमें GPS मिलते तो हमारी कैजुअलिटीज बहुत कम हो सकती थी। इसी वजह से इंडिया ने अपना एक खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट हमने जो बोफर्स का इस्तेमाल किया वो बहुत सारे एक्सट्रीम लेवल पे जाके किया, बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि भाई एग्जैक्टली जो हिट करना है वो कहाँ पे करना है। तो काफ़ी दिनों तक बोफर्स का इस्तेमाल किया गया। अब बोफर्स के ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये बोफर्स जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के समय इन्होंने बहुत हाई प्राइस की वजह से परचेज किया, इसका कोई काम नहीं है। कंट्रोवर्सीज वर लॉट रिलेटेड टू वोफर्स, बट अल्टीमेटली वोफर्स ही थे जो हमारे मदद में आए, बिकॉज जो कैजुअलिटीज़ थी जब हमारे सोल्जर्स
चढ़ाई कर रहे थे तब बहुत सारी कैजुअलिटीज हमें फेस करने को मिल रही थी, और ये आर्टिलरी है जिसने अल्टीमेटली काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, आर्टिलरी का तो मोटो ही होता है सर्वत्र इज्जत और इकबाल। हाँ। और एक बार हिटलर ने भी कहा था कि गॉड फेवर्स दोज विच हैज बिग गन्स। हम्म। तो बोफोर्स जो है 155 मिलीमीटर होविट्जर गन है, उसकी हम्म। जो रेंज है 45 किलोमीटर्स तक है। इनडायरेक्ट फायरिंग में से यूज किया जाता है, लेकिन कारगिल में उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल, आज मेजर जनरल रिटायर्ड लखविंदर सिंह उसको लीड कर रहे थे, उसकी पूरी बैटरी को। और उनको एक निकनेम भी दिया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल लखविंदर सिंह को, कि एंड्रेज बुल ऑफ द्रास, क्योंकि उन्होंने क्या करा, तोलोलिंग पर जब अटैक कर रहे थे, आप अज्यूम नहीं करोगे 54 गन्स केवल तोलोलिंग पीक पे ही डायरेक्ट फायरिंग में उन्होंने डिप्लॉय करी। और इतनी हैवी बम्बार्डमेंट हुई कि एक इंटरसेप्टर पाकिस्तानी फोर्सेस का हुआ कि आप लोग कहाँ हैं, यहाँ पर हमारे पर कहर बरप रहा है। तो उनके एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि बोफोर्स का जो एक शेल होता है वो 45 केजी का होता है, और जब वो एक्सप्लोड करता है तो वो फिर अपने इधर जो 600 यार्ड्स होते हैं उसमें वो किसी को भी पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर देता है। स्प्लिंटर्स जो होते हैं उसके। तो जो बैटल ऑफ तोलोलिंग थी, और जो 30 जून को हमने बैटल ऑफ तोलोलिंग को जो हमने कैप्चर करा, ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी। इससे क्या हुआ, इंडियन आर्मी में मोराल बहुत बूस्ट हुआ। अब जैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके से कारगिल की हाइट थी। तो तोलोलिंग के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट था वो था टाइगर हिल। लेकिन टाइगर हिल से पहले 3 पिक्स, क्योंकि माउंटेन्स क्या फोल्डेड रेंज में 3 आपकी पिक्स पड़ती है, उसमें सबसे पहले आता है .5140। और यहाँ पर थे रोल प्ले कर रहा था ये दिल मांगे मोर। 13 जैक राइफल्स को ये मुद्दा कैप्चर करने को कहा गया था। और डेल्टा कंपनी लेड बाय कैप्टन विक्रम बत्रा, और उन्हीं के साथ जो ब्रावो कंपनी थी कैप्टन संजीव सागराम, उन्होंने विदाउट जीरो कैजुअलिटी .5140 को कैप्चर करा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो था टाइगर हिल। टाइगर हिल की जो है ना सबसे ब्रूटल बैटल हुई, क्योंकि इसमें राज रिफ की भी कैजुअलिटीज़ हुई, 18 ग्रेनेडियर्स की भी कैजुअलिटीज़ हुई। परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव जो 18 ग्रेनेडियर्स के हैं, उनको जो ब्रेवरी का अवार्ड मिला वो टाइगर हिल ऑपरेशंस के लिए मिला। टाइगर हिल सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर आप लोगों ने लक्ष्य मूवी देखी हो तो उसमें उसी सीन को इंटरप्रिटेट किया गया है कि कारगिल का जो टाइगर हिल का जो बैक साइड है वहाँ वो एकदम स्टीप है, वहाँ से दुश्मन मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर, एज्यूम नहीं कर सकता था यहाँ से। तो ये घातक टीम थी 18 ग्रेनेडियर्स की, और ये क्लाइम करके वहाँ पे जाते हैं और सरप्राइज करते हैं। सरप्राइज में क्या होता है कि 6 लोग थे जिसमें से 5 लोग बलिदानी हो जाते हैं, और योगेंद्र सिंह यादव भी बचता है। 18 साल की उस समय 18-19 ईयर्स के थे, लेकिन उन्होंने करेज दिखाया और अकेले अपने दम पे ही वहाँ पर दुश्मनों को ख़त्म करा, और नीचे आके इन्फॉर्मेशन, वाइटल इन्फॉर्मेशन दी कि वो हम पर अगला अटैक करने वाले हैं। फिर 18 ग्रेनेडियर्स ने दोबारा से प्लान करा, और फाइनली फिर 29 जून को हमने क्या कहते हैं टाइगर हिल को भी कैप्चर कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आपकी मेजर पीक्स रह जाती हैं, जैसे एक है आपका बैटल ऑफ खालूबार। खालूबार जो है लद्दाख रीजन में पड़ता है, और यहाँ पर भी जो एनिमी था वो बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन पे था। और यहाँ पर जो ब्रेवरी दिखाई वो है लखनऊ के आपके कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे जो है उन्होंने एक इतना मतलब दुश्मन की लोकेशन पता नहीं लग रही थी, तो 24 साल की एज थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को एक्सपोज करता हूँ, फायर मेरे पास आएगा तो हमें लोकेशन पता लग जाएगी एक्चुअली उनके संगर और बंकर है क्या। संगर और बंकर में डिफरेंस होता है। बंकर होता है पूरा कंक्रीट से बना हुआ, संगर जो होता है जो पत्थरों से बंकर टाइप बनाते हैं। तो संगर की उन्हें पोजीशन लेनी थी, तो वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। उनके राइट शोल्डर में एक बुलेट लगती है। उसके बाद फिर वो प्लान करते हैं और फिर वहाँ पर वो ऑपरेशन करते हैं, और फाइनली वो सारी पोस्ट को कैप्चर कर जाते हैं। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे के साथ क्या हुआ कि उनके जो शोल्डर में बुलेट हिट हुई थी उससे काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने अपना जो फील्ड पट्टी होती है वो अपनी बांधी, लेकिन ब्लड लॉस हो रहा था। तो आखिरी बंकर को जब वो पहुंचे तो ग्रेनेड की पिन निकाल के डाल देते, तो उनका जो रिफ्लेक्सेस थे वो स्लो हो गए थे। तो ग्रेनेड तो चला गया, लेकिन उनके माथे में एक MMG का फायर लग गया। लेकिन कहते हैं ना भारत का जो फौजी होता है और स्पेशली जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें आता है फॉलो मी, मतलब लीड करने की। तो मरते मरते भी उन्होंने कहा ना छोड़ दो, यानी इनको
नहीं छोड़ना और इनको खत्म करना। और फाइनली हमने फिर खालूबार को भी कैप्चर राइट सर, राइट सर। इसमें दो वीर योद्धाओं की सर ने बात की है, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड कैप्टन मनोज पांडे। सो आई वुड टॉक अबाउट दी कैप्टन मनोज पांडे फर्स्ट। कैप्टन मनोज पांडे वो व्यक्ति थे जो कि एसएसबी में जब उनके सामने आयो ने पूछा कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दी फोर्सेस, तो ही वाज वेरी क्लियर, ही सेड वेरी वन वन क्लियर क्रिस्प आंसर, आई वांट टू यस आई वॉन्ट टू अर्न द परमवीर चक्र। तो देखिए ये उन्होंने बात कही और ये आज भी बहुत मानी जाती है कि डेफिनेटली उन्होंने वो सर्वोच्च बलिदान दिया बगैर उस सोच के कि यार कहीं मेरे बैकग्राउंड में मेरी फैमिली है, मेरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक फौजी को होती है, लेकिन फिर भी जो टास्क है वो परफॉर्म होना चाहिए। ये उस्ताद बताते हैं, हमारे जो फौज के उस्ताद हैं, दैट यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि उन्होंने ये बात कही कि मेरे को परमवीर चक्र जीतना है। आप अगर ये बात कहेंगे विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट दैट इमोशन, तो आपको आयो निकाल देगा बाहर, बिकॉज यू हैव टू बी दैट कन्विक्शन अंदर से निकलना चाहिए, और वो कन्विक्शन हमारे कैप्टन पांडे सर के अंदर था, इसीलिए वो सिलेक्ट भी हुए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा सर के बारे में। ही वॉज फ्रॉम दी हिमाचल से हैं, चंडीगढ़ से, जहाँ से मैंने भी कॉलेज किया है। उनको जब हम लोग एनसीसी करते थे, आर्मी विंग था हमारा, तो हम लोग रोज सुबह हमें वो सल्यूट मारते थे, बिकॉज इन द सेंस कि उनका एक स्टैचू बना हुआ था, और वी यूज टू सल्यूट हिम एवरी डे। एंड वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली बात जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, उन्होंने ही गेव 13 टाइम्स एसएसबी, 13 बार एसएसबी दिया, और 13वें बार में उन्होंने अपना अल्टीमेटली रिकमेंडेशन हासिल की। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो बच्चे थोड़ा सा फेलियर देखते हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये फेलियर आपको अंदर से और पागल बना रहे हैं टू डू सम पागलपन, है ना। वो पागलपन जो पूरे इंडिया जो है आपका, वो पागलपन का सम्मान रखेगी। कैप्टन विक्रम बत्रा सर के साथ भी यही था। ही वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट गाय, नॉट सो इतना बहुत अच्छे परिवेश से नहीं आते थे, नॉर्मल उनका सिस्टम रहता था, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत नहीं हारी, अल्टीमेटली क्रैक किया एसएसबी, अल्टीमेटली रीच टू द इंडियन आर्मी, अल्टीमेटली वेंट फॉर द वॉर, अल्टीमेटली सेड ये दिल मांगे मोर, एंड अल्टीमेटली आज हम लोग इतने सालों बाद भी उनको रिमेंबर कर रहे हैं एज अ वॉर हीरो, राइट। तो सर नेक्स्ट बैटल के बारे में बताइए। बिल्कुल, तो आप ही की बात को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। एक इंग्लिश में सेइंग है, फेलियर इज द वे ऑफ सक्सेस। अगर कारगिल ऑपरेशन में भी देखें तो पहले हमें फेलियर ही मिल रहे थे, हाँ जी, ठीक है। मई जो है हमारा एक तरीके से पूरा फेलियर में ही गया। तो लेकिन क्या कहना है, हमें अपनों को अपनी ग्रिट बना के रखनी पड़ती है, और ये पार्ट होता है लाइफ का। फेलियर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। खैर, ओवरऑल आते हैं। अब 2 जुलाई को हमने बैटल ऑफ खालूबार हुई। उसके बाद आपका 7 जुलाई द डी डे, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था, 0.4875, जिसको आज की डेट में हम बत्रा टॉप के लिए जाते हैं। तो 13 जैक राइफल्स को ये मुद्दा दिया था कैप्चर करने के लिए। अच्छा, 4875 को जो कैप्चर कर रहे थे, वहाँ पर 17th जाट राइफल भी थी, जिसको मतलब इस तरीके से एक रिज है, ठीक है। इधर से आपका 13 जैक राइफल्स और इधर से कैप्टन अनुज नायर, ये दोनों इसमें कर रहे थे। अब उसमें क्या था कि जो दुश्मन बैठा था ना, दुश्मन एक ऐसे स्ट्रिप थी ऊपर जाके एक तरीके से फ्लैट, तो डायरेक्ट फायरिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही थी, और इनडायरेक्ट फायरिंग के लिए हमें ओपी चाहिए होते थे, तो उसकी भी पोजीशन वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पर हमें सीधा असॉल्ट ही करना था। तो 5 जुलाई 1999 को एक पोस्ट कैप्चर करते हुए कैप्टन अनुज नायर वो अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं, और कैप्टन विक्रम बत्रा आपका पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, जो दुश्मन की पोस्ट थी। लेकिन अब क्या होता है ना, पहाड़ों पे इस तरीके से आपका होता है, तो वहाँ पर एक बंकर के बाद एक बंकर वो खाली करते गए, लेकिन जो लास्ट वाला बंकर था वो बिल्कुल उसमें आपको फ्रंटल अटैक या राइनो चार्ज ही करना पड़ता था। तो वहाँ पे विक्रम बत्रा और उनके साथ एक सूबेदार साहब थे, वो क्या कहते हैं, डक डाउन हो जाते हैं, फायर से बच रहे होते हैं। सूबेदार साहब कहते हैं कि साहब मैं आपको आगे जाता हूँ। तो तब विक्रम बत्रा उन्हें कहते हैं कि नहीं भाई, तुम बीवी बच्चे वाले आदमी हो, मैं जाता हूँ। और फिर वहाँ पे विक्रम बत्रा फ्रंटल चार्ज करते हैं और उन एनिमीज को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन एक स्नाइपर का जो हिट है उनके चेस्ट में लगता है और वो वहाँ पर सुप्रीम सेक्रीफाइस कर देते हैं।
उसके बाद फिर ये कारगिल की वॉर आगे बढ़ती है और फाइनली अब क्या हो गया, 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है। और इंडिया की जो रॉ है उसने जनरल मुशर्रफ का एक ट्रांसक्रिप्ट पकड़ लिया था जो उन्होंने चाइना से भेजा था, जिसमें वो साफ कह रहे थे कि ये तो हमारा ऑपरेशन है। तो जो बिल क्लिंटन उस समय यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बोलते हैं कि भाई आपने ये गलत करा, आपने तो धोखा दिया। उसके बाद इंडियन नेवी ने कराची को पूरा ब्लॉकेड कर दिया था ऑपरेशन तलवार के, तो पाकिस्तान पे कोई भी लॉजिस्टिक वगैरह नहीं पहुंच रहा था। तो एक तरीके से हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था जोग्राफिकली। तो ये एक मेजर रूल था। और इसके बाद फिर फाइनली 26 जुलाई को सारी पोस्ट हमने इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर ली और उसको हम डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल। इसलिए 26 जुलाई को हम ऑपरेशन विजय दिवस मनाते हैं और इस साल पूरे 25 साल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हम सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, जिस देश की फौज, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस देश की फौज मजबूत होती है वो देश तरक्की करता है। और ऐसा है कि यूएस के लिए ये स्टेटमेंट बहुत फिट बैठती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, परमानेंट फ्रेंड, देयर इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर परमानेंट इंटरेस्ट यूएस को पाकिस्तान में दिख रहा था 2000 तक, 2010 तक, तो वो पाकिस्तान के साथ था। आज उसको इंडिया के साथ दिख रहा है, तो वो इंडियन ओशन रीजन में जो डिप्लोमेसी कर रहा है वो इंडिया के साथ कर रहा है। यानी इंडिया के साथ एक बहुत ही सक्षम जो अलाय है वो बना के जो है आगे चीजें कर रहा है, काउंटर कर रहा है चाइना को। बिल्कुल, आज के लिए स्टूडेंट्स को ये जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, एक नया टर्म है, इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब अगर इस सेंचुरी की स्टार्टिंग देखें तो यूएस का क्या रोल था। ठीक है, अब जो है शिफ्ट हो गया मिडल ईस्ट से पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी स्पेशली चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो जियो पॉलिटिक्स आगे हम इस पे भी एक कन्वर्सेशन करेंगे कि अभी रिसेंट जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट और फिर चाइना के कन्फ्लिक्ट, तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट को देंगे। इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एसेंस मिलेगा कि आने वाले टाइम में इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इन दी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। यस, और इंडिया का रोल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, एट द सेम टाइम कितना इंपॉर्टेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का रोल रहने वाला है। स्टूडेंट्स, अगेन आई वुड से कि ये आर्म्ड फोर्सेस होती हैं जो देश को मजबूत बनाती हैं। आर्म्ड फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है ये भी आपको समझनी पड़ेगी। यू कैन नॉट थिंक कि आज की जो फौज है वो सेम फौज है जो 20 साल पहले की थी। आज की फौज जो है वो मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। आपको भी अपना एक्यूमेन, आपको भी अपना ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें जो आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और डेफिनेटली आपको एसएसबी में रिकमेंड होने में भी ये चीज़ें मदद करेंगी। और जब आप फौज की पढ़ाई करेंगे तब भी आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो सर, बहुत सही एक डिस्कशन रही, टू द पॉइंट रही, और ऐसी डिस्कशन हम लोग फॉर श्योर आगे भी लेकर आते रहेंगे, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर बच्चों कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, डिफेंस अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।